कोई कंपनी कैसे है कि नहीं? इसको दिखाने के लिए मैं कुछ आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स लाया हूं कि जैसे ये एक डॉक्यूमेंट्स है किसी कंपनी का, क्या लिखा हुआ है इस पर? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या लिखा हुआ है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये किसने इशू करा है? इसे करा है हमारे रजिस्ट्रार ने, कंपनी रजिस्ट्रार, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अफेयर्स। अब इसमें लिखा हुआ है कि कौन सी कंपनी है। जैसे कंपनी का नाम क्या लिखा हुआ है, देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। क्या लिखा हुआ है? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। I will be certified that debit credit classes private limited, ठीक है, यानी ये कंपनी का नाम हो गया। क्या हो गया? कंपनी का नाम हो गया। और फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 1956, तो 1956 के अकॉर्डिंग ये रजिस्टर्ड है। क्लियर हो गया आपको? तो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया। इसमें कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंशन होता है, जो यहाँ पर नीचे मेंशन है। ये कंपनी कौन सी रजिस्टर्ड ऑफिस पर, रजिस्ट्रार के यहाँ पर रजिस्टर्ड है। ये बात क्लियर हो गई? यानी इसका मतलब है कि कंपनी क्या हो गई? रजिस्टर्ड। तो मैं वापस आता हूँ, तो इसी को रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेशन। तो एनी कंपनी व्हिच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस लॉज, और अगर इससे पहले कोई लॉ चलते थे उनके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है, तो फिर वो सभी कंपनीज मानी जाएंगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। तो देखिए कंपनी को समझने के लिए कि कंपनी की जरूरत क्या है, कंपनी की नीड को समझने के लिए उससे पहले हमें समझना पड़ेगा फॉर्म ऑफ ऑनरशिप। कितने तरीके के फॉर्म्स होते हैं किसी भी ऑनरशिप के? तो उसमें पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, जब किसी बिजनेस का एक ही आदमी मालिक है। बाहर मेन रोड पर मार्केट्स में बहुत सारे दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, ज्यादातर उनमें से खुद उस दुकान के मालिक को खुद ही है, तो वो क्या हो गया? सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर किसी शॉप के या किसी फैक्ट्री के या किसी बिजनेस के एक से ज्यादा मालिक हैं, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कह देते हैं। इसके अलावा कई बार फैमिली बिजनेस ओरिएंटेड होता है, जहां पर वो पूरी फैमिली उसे रन कर रही है और जो फैमिली का जो बड़ा आदमी है, जिसे हम प्रिंसिपल या मुखिया कहते हैं, वो उसको रन कर रहा है। तो उस व्यवस्था को, उस अरेंजमेंट्स को हिंदू इंडियन फैमिली हम कह सकते हैं। एक ब्रीफ बता रहे हैं ऊपर से। कंपनी अभी आपको बताया है कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड, या इससे पहले कोई अगर लॉज थे तो उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड, वो क्या हो गए? कंपनी। अगर पब्लिक उसके ऑनर है तो वो कौन से हो गए? वहां पर पब्लिक का मतलब यहाँ पर ग्रुप ऑफ पर्सन है, और ग्रुप ऑफ पर्सन जो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, उसे आप उसमें एनजीओ, सोसाइटीज, ये आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग इसका ऑनरशिप बनता है। तो इसमें कोई एक आदमी मालिक नहीं है, पब्लिक मालिक है, या वो ग्रुप ऑफ पर्सन जो ट्रस्ट है, जिन्होंने लोगों ने मिलकर बनाई है, या वो सोसाइटी जो लोगों ने मिलकर बनाई है, वो लोग उसका मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, पर मालिक उनमें से कोई नहीं है, वो सिर्फ पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं या सोसाइटी के ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑन करती है, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। गवर्नमेंट अपने लिए भी कंपनी डेवलप कर सकती है, जैसे MTNL लिमिटेड, ये कंपनी की अपनी है, गवर्नमेंट की अपनी। अब आपको दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC, ये भी अपनी है। इनको बनाया अलग अलग तरीके से, कोई गवर्नमेंट कंपनी तो बन रही है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, और कोई गवर्नमेंट की जो बन रही है कंपनी उसे कॉर्पोरेशन कहते हैं, जो पार्लियामेंट से बिल पास होकर बनती है, जिसे अभी हम टाइप ऑफ कंपनीज में अभी थोड़ी देर में मैं आऊंगा, वहां पर बताऊंगा। क्लियर हो गया? तो जो सोलो प्रोप्राइटरशिप है उसे कंट्रोल कैसे करते हैं, उसको रेगुलेट कैसे करते हैं? तो उसे कंट्रोल करते हैं उसे हमारे जो जनरल लॉज हैं उनसे कंट्रोल होता है, जो जनरल कमर्शियल लॉज है उनसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्पेसिफिकली इसके लिए कोई ऐसा एक्ट जो कंपनी एक्ट जैसा हो, ऐसा कोई नहीं है। जनरल लॉज है,
चाहे वो जितने भी हमारे कमर्शियल लॉज है सबसे कवर होता है, कंट्रोल होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट होकर जितने भी कमर्शियल लॉज है, इनकम टैक्स एक्ट हो गया हमारा, ठीक है ना, और सर्विस टैक्स एक्ट हो गया, वैट हो गया, ये सब कमर्शियल लॉज में आ जाते हैं, ये सब इसमें आ जाते हैं, करेक्ट है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप जो हमारी स्टार्ट होगी वो किससे होगी, वो किससे कंट्रोल होती है, पार्टनरशिप है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो इसमें इसके लॉज और इसकी अकाउंटिंग के भी कुछ हिस्से कवर होते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इससे कवर होते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। हिंदू वर्णित फैमिली जनरल लॉज से कवर होती है, हमारे जनरल कमर्शियल लॉज से कवर हो जाते हैं। इसमें स्पेसिफिकली कुछ सेक्शंस हैं, इनकम टैक्स में अलग से कुछ सेक्शंस हैं हिंदुस्तान हिंदू अनवेड फैमिली के लिए, तो वो उससे कवर हो जाते हैं। तो जहां पर अलग व्यवस्था है वो अलग अलग से जो जनरल कमर्शियल लॉज उनमें लिखा हुआ है। कंपनी अपनी बात हुई अभी, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए क्या है हमारे पास, इंडियन कंपनी एक्ट 1956। इसमें कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी की अकाउंटिंग के लिए भी कुछ बातें बताई गई, कंपनी के लॉज के बारे में बताई गई है, तो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। पब्लिक के अलग अलग है, ट्रस्ट एक्ट है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ठीक है ना, और इस तरीके के एक्ट है वो बने हुए। गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट पर भी ये सारे रूल्स अप्लाई होते हैं जो चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट का अपना एडमिनिस्ट्रेशन अपने तरीके से चलता है। गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कंपनी क्या है, वो कोई कॉर्पोरेशन है या वो कोई कंपनी है। अगर वो कॉर्पोरेशन है तो वो कॉर्पोरेशन में जो पार्लियामेंट में बिल बना हुआ है उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग उसको रन किया जाएगा, ठीक है। और अगर वो कंपनी है तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग उसे रन किया जाएगा। उसमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो गवर्नमेंट से ऑन है, इससे कोई मतलब नहीं, क्यों वो कंपनी मानी जाएगी। क्लियर हो गया आप सबको, ठीक, उतार लो। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है टाइप ऑफ कंपनी। टाइप ऑफ कंपनी में अलग अलग तरीके के टाइप्स को पढ़ेंगे और उनके नेचर को समझेंगे, पर इसे ऐसा ना समझें कि इसे कैसे समझें कि जैसे आप लोगों से मैं बात करता हूं, आप लोगों को मैं कई टाइप से डिफाइन कर सकता हूं, आप सिर्फ दो नहीं है, गर्ल्स स्टूडेंट्स और बॉयज स्टूडेंट्स, आपको मैं कई तरीके से टाइप कर सकता हूं और मैं आप ही के बारे में बार बार बात करूंगा अलग अलग सेक्शन में, जबकि बार बार उसी बात को रिपीट करूंगा। जैसे मैं आपको बांट सकता हूं, ठीक है, गर्ल्स कैटेगरी में, बॉयज कैटेगरी में, अकॉर्डिंग टू जेंडर। ये एक अलग व्यू हो गया, एक अलग टाइप हो गया। मैं आपको बांट सकता हूं आपके स्कूल बैकग्राउंड के हिसाब से, ठीक है, कोई गवर्नमेंट स्कूल बैकग्राउंड से है, कोई पब्लिक स्कूल बैकग्राउंड से है, ये हो गया टाइप, नेक्स्ट टाइप हो गया। मैं आपको बांट सकता हूं आपके रिलीजन की बेसिस पर, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मोर देन 1100 रिलीजन है पूरी दुनिया में, बात समझ में? तो अकॉर्डिंग टू रिलीजन मैं आपको बांट सकता हूं आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, कि कोई यहां पर 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर से यहां पढ़ने आता है और कोई दूर से पढ़ने आता है, तो ये अकॉर्डिंग टू योर ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से आपको मैं डिस्ट्रीब्यूट करती है। मैं आपको बांट सकता हूं आपकी हाइट के हिसाब से, मेरी बात समझ आ रही है? तो आप ही को मैं अलग अलग टाइप से बांट रहा हूं, तो ऐसे ही कंपनी को अलग अलग टाइप से बांट रहा हूं, सिर्फ समझने वाली बात है, उसका बेसिकली फीचर्स है, इसको हम टाइप ऑफ कंपनीज के हिसाब से डिफाइन करते हैं। जो फीचर्स होते हैं वो स्पेसिफिकली किसी कंपनी के अलग होते हैं, सबके कॉमन फीचर्स होते हैं, और कॉमन फीचर्स में अगर मैं उसे अलग बांट सकता हूं तो टाइप ऑफ कंपनी होती है। स्टैट्यूटरी कंपनीज, स्टैट्यूटरी कंपनीज यानी ये स्टैट्यूटरी जो वर्ड्स है इसमें, ये बेसिकली लॉ से बना। कोई कंपनी जब पार्लियामेंट बिल से पास होकर बनती है तो उस कंपनी को हम स्टैट्यूटरी कंपनी कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम? स्टैट्यूटरी। जब कंपनी क्या बनती है? पार्लियामेंट से बिल पास होकर बनती है। क्या ऐसी कंपनियों के नाम बता सकते हैं आप मुझे? देखो, ऐसी कंपनी का पहला नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और बताइए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दिल्ली ट्रांसपोर्ट
कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवेज, इंडियन पोस्टल एंड टेलीग्राफ ऑफिस, ये सभी कहां से बने हैं? ये सारे स्टैट्यूटरी कंपनीज हैं, पार्लियामेंट से बिल पास होकर। सही है। अक्सर ऐसा कब होता है? जब गवर्नमेंट खुद इनिशिएटिव लेती है किसी काम को करने का, तो गवर्नमेंट खुद ही बिल पास करवाकर उस कंपनी को बनाती है। तो ऐसी हालत में वो कंपनीज, चूंकि इंडियन कंपनी एक्ट से नहीं बनी है, तो उन्हें स्टैट्यूटरी कंपनीज कहते हैं, पार्लियामेंट से बिल पास होकर। ठीक है। गवर्नमेंट का जो पार्टिसिपेशन है वो मेजॉरिटी में होता है। किसमें होता है? मेजॉरिटी। तो वो कंपनीज गवर्नमेंट कंपनीज मानती हैं। क्या मानी जाती हैं? गवर्नमेंट कंपनीज। तो इंडियन कंपनी एक्ट में सेक्शन 617 में लिखा हुआ है, खैर वो आपके मतलब का नहीं है सेक्शन अभी सीपीटी लेवल का, ना आपको रिमेंबर करने की जरूरत है, बस आपको ये बताना है गवर्नमेंट कंपनी क्या है। तो जिसमें गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन कितना है? मोर देन 51%। किसमें? शेयर कैपिटल। तो अगर कंपनी में शेयर कैपिटल में गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन 51% से ज्यादा है, तो वो सभी कंपनीज क्या होंगी? गवर्नमेंट। तो 49% किसका शेयर होगा? वो पब्लिक प्राइवेट किसी का भी हो सकता है। तो मेजॉरिटी किसके पास आ गई? गवर्नमेंट के पास। ऐसी किसी कंपनी का नाम बताइए। MTNL, ये गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है ना? BSNL, भेल, गेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। ये सभी कंपनीज क्या है? इन सब में क्या है? गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन 51%। करेक्ट है? क्लियर है? हाँ जी, इंडियन ऑयल, IOC, इंडियन ऑयल, इंडिया। ठीक है। ये सभी कंपनीज क्या है? इन सब में क्या है? गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन 51%। करेक्ट है? क्लियर है? हाँ जी, इंडियन ऑयल, IOC, इंडियन ऑयल, Indian company, and any company which is not incorporated under this act, that company is known as foreign company. क्लियर हो गया? Yes sir. तो फॉरेन कंपनी वो है जो इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड हुई है या बाहर कॉर्पोरेट हुई। ये बातें क्लियर हो गई सबको? तो फॉरेन कंपनीज के कुछ नाम तो बता दो मुझे। एक्सिस बैंक, फर्स्ट ऑफ ऑल। एक्सिस बैंक, वाह, गलत है बेटा। हाँ जी, इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है। यूटीआई, हाँ पहले यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसी का है। हाँ जी, नाम चेंज करते हैं। और बताइए। एप्पल, ठीक है, एप्पल कॉर्पोरेशन, ठीक है जी, चलो जी, एडिडास, ठीक है जी। और बताइए। BMW। अरे कोई ऐसी कंपनी नहीं बता सकते जो इंडिया में बिजनेस कर रही है सर? पूमा, और जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पेप्सी, कोका कोला। समझ में आ गया? हालांकि इनकी अपनी एक इंटरनल ब्रांच भी है जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है प्राइवेट कंपनी के नाम से। तो वो जो प्राइवेट कंपनी है वो तो इंडियन कंपनी मानी जाएगी, लेकिन जो कोका कोला मेन कंपनी है जो यूएस में रजिस्टर्ड है वो फॉरेन कंपनी है। समझ में आ गया? सैमसंग एक फॉरेन कंपनी है, लेकिन सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंडियन कंपनी है क्योंकि वो इंडिया से रजिस्टर्ड है। समझ में आ गया आपको? रजिस्टर्ड कंपनी नाम ही अपने आप में रिप्रेजेंट कर रहा है रजिस्टर्ड, नहीं? तो सवाल उठता है कि रजिस्टर्ड ही क्यों लिखा सर आपने? क्या नॉन रजिस्टर्ड कंपनी भी कोई होती है? तो इसका जवाब है नहीं। तो फिर क्यों लिखा? क्योंकि मुझे ये सब भी बताना था ना, बिना रजिस्ट्रेशन के भी कोई कंपनी बन जाती है, स्टैट्यूटरी कंपनी, वो तो पार्लियामेंट से बिल पास होकर बन गई।
तो रजिस्टर्ड का मतलब क्या है? जो इंडियन कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। अब मोटे मोटे तौर पर जो रजिस्टर्ड कंपनी है मैं दो हिस्सों में बांट सकता हूं। एक पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो इसलिए ये कैटेगरी सिखाई गई है आपको। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन सी है? हाँ जी, तो आते हैं पब्लिक कंपनी में टाटा लिमिटेड, एचसीएल लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड। ये सब क्या है? ये सब पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। बात समझ आ गई? ये सब क्या है? पब्लिक लिमिटेड। आईटीसी, ठीक है, ये सब कंपनी कौन सी है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है सारी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन सी? नहीं, जीरो। मैंने अभी अभी आपको एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दिखाया था सर, भारतीय एक्सा प्राइवेट, ये दिखाया था। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, डेबिट क्रेडिट क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये अपने आप में क्या बन गई? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं, डेबिट क्रेडिट क्लासेस प्राइवेट। ऐसी बहुत सारी प्राइवेट लिमिटेड आप कंपनी ढूंढ सकते हैं। भारतीय एक्सा प्राइवेट लिमिटेड, शायद प्रकाश रोड लाइन्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना, भारतीय एक्सा प्राइवेट लिमिटेड है। तो इंश्योरेंस सेक्टर की जगह कॉलिंग वाली नहीं, इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर की भी बता रहा हूँ, वो भी प्राइवेट लिमिटेड है। हाँ जी, हाँ, उसकी कोई एजेंसी हो सकती है, क्योंकि बहुत सी एजेंसी बना लेती है, बहुत सी इंश्योरेंस कंपनी अपनी एजेंसी बना लेती है। एजेंसी अपनी सेल्स टीम को रिक्रूटमेंट के लिए अलग से एक डिवीजन बना देते हैं। लेकिन मैं अभी होल्डिंग कंपनी में आऊंगा तो बताऊंगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी मानी जाएगी कब? अगर उसे होल्ड कर रही है पब्लिक कंपनी। जैसे रिलायंस है, रिलायंस की कंपनी, रिलायंस अपने आप में क्या है? और रिलायंस ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खरीद रखी है, उस कंपनी का नाम है आईटीसी लिमिटेड। तो वो प्राइवेट लिमिटेड होते हुए भी पब्लिक लिमिटेड मानी जाएगी, क्योंकि उसको होल्ड जो कर रही है वो पब्लिक लिमिटेड कर रही है। क्लियर हो गया? लिमिटेड कंपनी में आपने देखा कि एक तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो रजिस्ट्रेशन इसके अलावा दो बेसिस पर और हो सकता है। एक हो सकता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, और एक अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का मतलब है कि शेयर होल्डर्स जो है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। उनकी लायबिलिटी कितने अमाउंट तक लिमिटेड है? दे आर लिमिटेड अप टू देयर अनपेड कॉल्स ओनली, अप टू देयर अनपेड कॉल्स। और अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? दे आर लायबल मोर देन व्हाट दे आर रिक्वायर्ड टू पे। जो उन्होंने देना था उससे ज्यादा के लिए वो लायबल, अगर कंपनी की जरूरत पड़ जाती है। क्लियर हो गया? ठीक। चार्टर्ड कंपनी क्या है? आपके स्टडी मटेरियल में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन चार्टर्ड कंपनी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पुराने टाइम में जो राजा हुआ करते थे, वो हुआ करते थे राजा, किंग्स। जो वो लोग जो कंपनी बना देते थे उसको चार्टर्ड कंपनी कहते थे। उसको क्या कहते थे? चार्टर्ड कंपनी। क्या किसी चार्टर्ड कंपनी का नाम बता सकते हैं आप मुझे? मैं बता सकता हूं और आप भी जानते हो उसे। वो एक ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। यस, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एक चार्टर्ड कंपनी थी। समझ में आ गया? तो ये क्या थी? चार्टर्ड कंपनी। ये किंग्स शुरू करते थे। तो ये आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, मतलब ये कि ये जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी,
आज के समय में एक इंडियन नहीं खरीद करती। यानी जिस कंपनी ने हमारे ऊपर 200-250 साल राज किया है, उस कंपनी को वापस एक इंडियन ने खरीदा। बातें सुनिए, जीटीवी के जो मालिक हैं उन्होंने इस कंपनी को 4 लाख रुपए में खरीदा, मात्र 4 लाख। मुझे पता नहीं लग पाया, जब मैं न्यूज़पेपर से पता लगा ना, मैं जरूर खरीदता। होल्डिंग एंड सब्सिडरी। होल्डिंग एंड सब्सिडरी का क्या मतलब होता है कि जब एक कंपनी, हाँ जी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स को एक्वायर कर लेती है तो खरीदने वाली कंपनी होल्डिंग कहलाती है। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के क्या कर लेती है, मेजॉरिटी शेयर्स को होल्ड। जैसे अभी अभी मैंने बताया कि जो रिलायंस है वो आईटीडीसी कुरियर को एक्वायर करती है, तो मेजॉरिटी शेयर्स एक्वायर करती है, तो वो क्या हो गई, होल्डिंग कंपनी हो गई। क्या हो गई, होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी हो गई। ऐसी कुछ और कंपनीज के नाम बता सकते हैं आप? हच और देखो, हच और वोडाफोन में क्या फर्क है कि हच कंपनी बंद हो गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि वोडाफोन और हच क्या होल्डिंग सब्सिडरी माने जा सकते हैं? तो ये हच जो है वोडाफोन में मिल गई है, ठीक है, टेक्निकल भाषा में बोलते हैं अमल, ठीक है। तो इसलिए अब ये कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर बिजनेस एक्वायर नहीं किया जाता होल्डिंग सब्सिडरीज में, यहाँ पर सिर्फ शेयर खरीद लिए जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो जहां पर अब आप कहेंगे सर वो 51% वाली बात है क्या? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। एक कंपनी है, एक दूसरी कंपनी है, कंपनी ए कंपनी बी, ठीक। इसके शेयर होल्डर्स हैं, मान लीजिए ए कंपनी भी शेयर होल्डर है, कोई एक्स कंपनी भी शेयर होल्डर है, कोई अल्फा कंपनी भी शेयर होल्डर है, या पब्लिक में भी बहुत सारे लोग शेयर होल्डर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर जेड, मिस्टर एक्स। अब इन्होंने 18% शेयर खरीद रखे हैं इस कंपनी के। इन्होंने किसी और ने 10% खरीदे हुए, किसी ने 8% खरीदे हुए, किसी ने 4%, किसी ने 3%। तो इनमें किसने सबसे ज्यादा परचेज करेगा? तो ये होल्डिंग कंपनी होगी। होल्डिंग कंपनी मींस who acquire majority of the shares. It doesn't necessary it shall be 51%. Point बेसिक पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. तो जो कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मेजॉरिटी शेयर्स को एक्वायर करती है वो होल्डिंग कंपनी हो गई, और जो कंपनी का शेयर एक्वायर किया जा रहा है और विच इट इज एक्वायर्ड, ठीक है, दैट कंपनी नोन एज सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी। ये बात क्लियर हो गई? एक लॉ है कि अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और ये पब्लिक लिमिटेड है, और पब्लिक लिमिटेड ने प्राइवेट लिमिटेड को होल्ड किया हुआ है, तो पब्लिक लिमिटेड की कंपनी के बराबर माना जाएगा। जैसे मैंने रिलायंस और आईटीडीसी को समझा, ठीक है। देखिए, डबल एंट्री बुक सिस्टम है अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट, जब मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड होगा तो एंड पर मुझे फाइनल अकाउंट्स बनाने जरूरी है। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल accounting year, which is known as financial year, according to matching concepts, all revenues with their cost is matched. They are matched, and that preparation of accounts known as procedure of making final accounts. And final accounts includes trial balance. Final accounts includes making of financial statements. Making of financial statements. And according to status of ownership, there are some referred accounts also. Like in proprietorship, nothing is to be required. Only trading, P&L and balance sheet.
but in a company it is controlled by Company Act, and there are some schedules given in the Company Act, and according to Schedule 6, the new formats are given which you should have to learn. पॉइंट नंबर क्लियर, ये वाली बात क्लियर हो गई आप सबको? Apart from these accounts, cash flow statement is also required for a company, which is not necessary in a partnership accounting or in a sole proprietorship accounting. Correct? Yes, sir. आप समझिए? मैं वापस आ रहा हूं कि रिवाइज्ड शेड्यूल 6, कौन सा जी? Revised Schedule 6. आप शेड्यूल 6 तो हर कंपनी एक्ट में है, ठीक है? 1956 से जो भी हम अमेंडेड बिल बनाते आ रहे हैं सब में है। तो अभी एक लेटेस्ट बिल था जो, तो उसको हमने क्योंकि रिवाइज करा तो वो रिवाइज शेड्यूल 6 के नाम से आपको बताया जाता है, ठीक है? 1 अप्रैल 2011 पर एप्लीकेबल हो गया। तो उसने हमको इसके नए फॉर्मेट्स बताए। क्या बताए? नए फॉर्मेट्स। न्यू फॉर्मेट्स, न्यू फॉर्मेट्स ऑफ बैलेंस शीट, न्यू फॉर्मेट्स ऑफ P&L statement. नोट्स टू अकाउंट्स तो पहले था, पुराने शेड्यूल्स वहां तब भी हम पहले बनाते थे। क्लियर हो गया? तो वो फॉर्मेट्स आपको याद रखने चाहिए कि चूंकि ये कंपनी एक्ट में दिए हुए हैं इसलिए कंपनी पर अप्लाई है। बहुत से स्टूडेंट्स ज्यादातर दिमाग में ये परसेप्शन पाल लेते हैं कि ये जो फॉर्मेट्स हैं पार्टनरशिप पर अप्लाई है, ये फॉर्मेट्स ट्रेडिंग अकाउंट पर अप्लाई है, P&L अकाउंट पर अप्लाई है। नहीं, ये कंपनी में अप्लाई है। बहुत से स्कूल में टीचर्स बच्चों को बताते हैं, मेरे पास फोन कॉल्स आ रहे थे बच्चों के, सर हमारे टीचर्स ये बता रहे हैं 11th क्लास में कि जी P&L अकाउंट चेंज हो गया है। हाफ नॉलेज, वो हाफ नॉलेज थी, P&L अकाउंट कोई चेंज नहीं हुआ। किसके लिए चेंज हुआ ये बात करो। सोल प्रोप्राइटर के लिए वही फॉर्मेट्स हैं जो आपने आज तक पढ़े, पार्टनरशिप के लिए वही फॉर्मेट्स हैं जो आपने पढ़े, कंपनी के लिए चेंज। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक। तो कंपनी के लिए जो फॉर्मेट्स हैं वो नए फॉर्मेट्स आए हैं बैलेंस शीट के, पुराने फॉर्मेट्स अलग थे। हम पुराने फॉर्मेट्स को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो आप जानते नहीं, तो कंपैरिजन हमें करना ही नहीं। ये उन लोगों के लिए कंपैरिजन है जिनको पहला पुराना जो है शेड्यूल 6 याद है। आप लोगों के लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम तो पुराने लोगों के लिए जो पुराने अकाउंटेंट हैं, जो पुराने सीए थे, मैं पुराना आदमी, मेरे लिए प्रॉब्लम था कि पुराना वाला शेड्यूल भूलना है और नया वाला याद करना है। ठीक है, तुमने तो रिसेंटली अभी यही पहली बार पढ़ा और यही याद हो गया। तो इसे अभी हम पढ़ेंगे अभी बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स को, कोर्स में है आपके सीपीटी में, सीएस में भी है, सीएमए में भी, सभी में है। क्लियर हो गया? तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स अलग है, ठीक है ना? P&L statement account is a T-shape. Account is a T-shape format on which left hand side denotes as debit side and right hand side is credit side. But statement is a rough work. सही है ना? Statement is a rough work. पर as per recommended design, whatever the design, whatever the formats has been recommended by the Company Act, that format should be applied while preparing a P&L. Since it is not an account, so it is known as statement of P&L. सही है? क्लियर है? तो इसके फॉर्मेट्स हैं, हम देखेंगे। और फिर चूंकि इसमें जो हम लिखते हैं वो हम डायरेक्ट नेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डायरेक्ट नेट अमाउंट। कौन सा अमाउंट लिखते हैं जी? नेट अमाउंट, यानी फाइनल। क्या लिखते हैं हम?
डायरेक्ट नेट अमाउंट। तो वो नेट अमाउंट आया कैसे, उसमें क्या प्लस हुआ, उसमें क्या माइनस हुआ, वो सब हम नीचे लिखते हैं और वो नोट्स टू अकाउंट इसमें लिखते हैं, वो नोट्स टू अकाउंट। क्लियर हो गया? यस सर। देखिए, तो एक कंपनी के जो अभी तक जो हमने नॉलेज ली है, अगर उसके बेस पर मैं उसके फीचर्स को अभी बात करूं तो कौन कौन से फीचर्स निकल कर आते हैं। तो उसके पहला जो फीचर्स है वो है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। क्या है जी? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। तो ये फीचर्स क्या है? ये फीचर्स यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं, एक इनकॉर्पोरेशन और एक एसोसिएशन। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि कंपनी मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं तो पब्लिक लिमिटेड है और प्राइवेट लिमिटेड है। तो कुछ लोग मिलकर बनाते हैं, ठीक है, जब हम इन दोनों पर आएंगे तब बात करेंगे। लेकिन आपको ये मालूम है कि जो यहां पर देखिए पार्टनरशिप में जो मेंबर्स की लायबिलिटी है वो कैसी रहती है? अनलिमिटेड। पर जो कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी कैसी रहेगी? उनकी लिमिटेड रहेगी, लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ देयर अनपेड कॉल्स। जो पैसा उन्होंने नहीं दिया वहां तक वो उनकी लायबिलिटी है, लिमिटेड है। बट इफ दे पेड ऑल द अमाउंट देन देयर लायबिलिटी इज लिमिटेड। आपका शेयर 100 रुपीज का है, कितने का है? 100 रुपीज, और आपने 90 रुपीज पे कर दिए हैं तो 10 रुपीज की आपकी लायबिलिटी है। लेकिन अगर आपने 100 पे कर दिए हैं तो आपकी लायबिलिटी नहीं। जबकि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। अगर एक पार्टनर ने 1 लाख रुपए लगाए हैं और फर्म में 90 लाख रुपए का लॉस आ गया तो उस लॉस को उस पार्टनर को बियर करना पड़ेगा। अगर उसके बाकी पार्टनर भाग जाते हैं तो बाकी पार्टनर्स का लॉस भी उसे पर्सनली बियर करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ये पार्टनरशिप में क्या हो गई? लायबिलिटी कैसी हो गई? अनलिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर्स है ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट नॉर्मली पार्टनरशिप्स होती हैं उनमें या सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है उनमें ओनरशिप और मैनेजमेंट सेम लोगों का होता है। नॉर्मली मैनेजमेंट इज मैनेज बाय द ओनर्स, यही होता है। पार्टनरशिप मैनेज करते हैं, क्या करते हैं? मैनेज ऑफ बिजनेस। तो जब वो बिजनेस का मैनेजमेंट संभालते हैं तो वो खुद ही ऑनर है, खुद ही संभाल रहे हैं। पर कंपनी में ऐसा नहीं होता। तुम्हें मालूम है मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे हुए हैं, आज बता रहा हूं, मेरे पास आईटीसी के भी शेयर्स हैं। लेकिन मैं आईटीसी में जाकर आईटीसी कंपनी को संभाल नहीं सकता, मैनेज नहीं कर सकता। मैं रिलायंस कंपनी में घुसकर रिलायंस कंपनी में जाकर रिलायंस कंपनी को नहीं संभाल सकता। क्यों नहीं संभाल सकता? जबकि मैं तो शेयर होल्डर हूं। शेयर होल्डर हूं तो मैं कौन हूं? तो मैं ऑनर हूं। मालिक को नहीं संभालने देंगे वो, नहीं, क्योंकि कंपनी का स्ट्रक्चर ये है कि मैनेजमेंट जो है वो ऑनर्स के हाथ में नहीं है। ठीक है, कि जो भी शेयर होल्डर बन जाएगा वो मैनेज करने लग जाएगा, नहीं, वो एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के थ्रू ही समझा जाता है। वो सारा प्रोसीजर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी लिखा हुआ है, इसमें लिखा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आप उसी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को संभाल सकते हैं। अगर आप आर्टिकल एसोसिएशन की शर्तों को पूरा करते हैं तब मैनेजमेंट में आएंगे, ठीक है ना। अदरवाइज आप शेयर होल्डर है, आप शेयर होल्डर ही रहेंगे। समझ में आ गया? कि कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन कंपनी है, तो वो क्या बन गई? इंडियन कंपनी। अब इंडियन कंपनी का मतलब ये है कि क्या वो इंडिया में वोट दे सकती है? अगर वो वोट नहीं दे सकती तो इट मींस ऑल्दो इट इज एन इंडियन कंपनी बट इट इज नॉट ए सिटीजन। ऑल्दो इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन but it is not a citizen. Although it has a separate legal entity, but it is not a citizen. बस ये बात आप ध्यान में रखें। यानी कंपनी शादी नहीं कर सकती, कंपनी कैन नॉट मैरी, कंपनी कैन नॉट वोट। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये सब इसका फीचर है कि कंपनी एक सिटीजन नहीं है। ठीक, अब आप कहेंगे सर ये पढ़ने की जरूरत क्या है हमें? ये पढ़ने की हमें
जरूरत क्या है इसमें? इसमें जरूरत है, क्योंकि अगर ये सब फीचर्स नहीं होंगे तो कंपनी को वोट देने का अधिकार मिल जाएगा ना, ठीक है ना। तो इस और इसके अलावा कई केस लॉज भी है जिसमें कंपनी को हम एनिमी कंपनी के रूप में यहां पर बात करते हैं। तो क्या वो एनिमी कंपनी है, ये बात करेंगे। तो ये लॉ के सेक्शन में होता है, कंपनी लॉ के सेक्शन में। आगे आगे हो गया सर। जो नेक्स्ट फीचर है वो है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। देखो पार्टनरशिप में मैं पार्टनर हूं, क्या मैं दूसरे आदमी को पार्टनर बना सकता हूं? तो जवाब है यस, बशर्ते आप सब पार्टनर्स एग्री हो। आप एग्री होने चाहिए तभी तो मैं उसे पार्टनर बना पाऊंगा। आप नहीं है तो क्या मैं उसे पार्टनर बना सकता हूं? नहीं बना सकता। बट सिचुएशन इज डिफरेंट इन केस ऑफ कंपनी। I am the shareholder and you are also, but I am willing to sell my share to that person, then I can do this without your accepting, without your acceptance. Okay, this facility is known as transferability of shares. Any member can transfer shares easily. क्लियर हो गया आपका बात? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का फीचर्स क्या है, इसका पार्टनरशिप से क्या डिफरेंस है? यस सर। पेपर में आते हैं सारे क्वेश्चंस। देखिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये डिफाइन नहीं करता कि कौन कौन सी बुक्स रखनी है। वो ये बता देता है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो रूल्स क्या होंगे, पर वो ये नहीं बताता कि आपको परचेज अकाउंट रखना है, परचेज रजिस्टर रखना है, कैश बुक रजिस्टर रखना है, पार्टनर्स का रजिस्टर रखना है या नहीं रखना। बात समझ आई? लेकिन कंपनी एक्ट बताता है, कंपनी एक्ट बताता है कि क्या रखना है, ठीक है। तो जो बुक्स कंपनी में बताई हुई होती है, कंपनी एक्ट में बताई हुई है, उन बुक्स को हम स्टैट्यूटरी बुक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वो स्टैट्यूटरी बुक्स रखना कंपलसरी है। और कहां पर रखना कंपलसरी है? रजिस्टर्ड ऑफिस पर। कहां पर? रजिस्टर्ड। जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पर स्टैट्यूटरी बुक्स रखना कंपलसरी, ठीक है। उसकी एक लिस्ट है, उसमें सब रखना पड़ेगा। तो वो सब उसको कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ बुक्स। तो बुक्स को रखना और उसको मेंटेन करना अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री बुक सिस्टम। कंपनी एक्ट जो है सिंगल एंट्री सिस्टम को अलाउ नहीं करता, डबल एंट्री बुक सिस्टम से रखना है, ठीक है। तो रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिटर्स, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर्स, समझ आ गया? रजिस्टर ऑफ एसेट्स, ये इनमें से कुछ है स्टैट्यूटरी बुक्स में से जो मैंने आपको बताया। तो ये बुक्स रखनी जरूरी है। तो ये मेंटेनेंस ऑफ बुक्स होती है, कंपलसरी होती है। क्लियर हो गया जी? यस सर। इसके अलावा कंपनी एक्ट ये भी बोलता है कि आपको समय समय पर ऑडिट करानी पड़ेगी। क्या करानी पड़ेगी? ऑडिट, पीरियडिक ऑडिट। देखिए ऑडिट जो होता है आप क्वार्टरली भी होता है, एनुअली भी होता है। एक ऑडिट टू लॉ ऑडिट चैप्टर में पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस ऑडिट भी कर सकते हैं। तो लेकिन साल में जब आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स बनते हैं, सही है, तो आपको ऑडिट कराना कंपलसरी। तब आपको ऑडिट कराना कंपलसरी। व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट? सर इसके अंदर अकाउंट्स की सारी चेकिंग की जाती है। ऑडिट आप बताइए। सर ऑडिट वो होता है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर ऑडिटर जो होता है प्रॉपरली अकाउंट्स को चेकिंग करता है। इट मींस ऑडिट, ऑडिट क्या है कि मैं अपने कंपनी के लिए अकाउंट्स बना रहा हूँ, तो मेरे अकाउंट्स कोई दूसरा अकाउंटेंट जिसको ये अथॉरिटी दी गई है कि वो ऑडिट कर सके और वो मेरे अकाउंट्स के ऊपर अपना एक ट्रू एंड फेयर व्यू, एक कमेंट्स जो बनाकर दे, वो ऑडिट प्रोसीजर है। समझ में आ गया ना? पॉइंट क्लियर? मैं सिंपल इंग्लिश में बताया आपको, सिंपल, क्योंकि आप लोग ऑडिट जानते नहीं है। तो अगर मैं सबसे पहले तो वो क्वालिफाइड आदमी कौन है? वो क्वालिफाइड आदमी ऑडिट के लिए इंडिया में सीए है। इंडिया में कौन है? चार्टेड अकाउंटेंट। तो चार्टेड अकाउंटेंट हैव द
अथॉरिटी। सही है। तो अब वो क्या करता है, जब मैं दूसरी कंपनी में जा रहा हूं, दूसरी कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं, तो जो वहां का जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं और जो अदर कमर्शियल लॉज हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन ने कितना फॉलो करा है, उसका अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, इस सब पर मैं चेक करने के बाद, वेरिफिकेशन करने के बाद जो मैं रिपोर्ट बनाकर दूंगा और उस रिपोर्ट के अंदर जो मैं अपना कमेंट्स लिख कर दूंगा, दैट ऑल प्रोसीजर इज नोन एज ऑडिट। ठीक है। तो वो जो कुछ भी मैंने लिखा वो सब कुछ क्या है, ऑडिट। तो ऑडिट कराना है काम बस। ठीक। देखो सबसे पहले आज हमने पढ़ा कंपनी का मीनिंग पढ़ लिया, उसके बाद क्या पढ़ा हमने, टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ लिया। टाइप्स ऑफ कंपनी में सारा पढ़ लिया हमने, कुछ छोड़ा तो नहीं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनीज की क्या होती है। ठीक है ना। तो उसमें मेनली जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि भाई आपके सीबीटी में या सीएस में कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं कंपनी की वो कौन सी शेड्यूल में दी गई है। तो वहां पर आ जाएगा शेड्यूल 6, शेड्यूल 4, शेड्यूल 3। तो आपको उसमें से ऑप्शन चुनना पड़ेगा, शेड्यूल 6 आ जाएगा। दूसरा बैलेंस शीट शेड्यूल 6 के कौन से पार्ट में है और स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट शेड्यूल 6 के कौन से पार्ट में, ये आपको बताना पड़ेगा। तो पार्ट 1 में है बैलेंस शीट और पार्ट 2 में है स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। बोलना छोड़ दो जब तक कम नहीं पढ़ रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस। आपको प्रॉफिट एंड लॉस बोलने से पहले स्टेटमेंट बोलना जरूरी है। पेपर में आएगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस, और उनमें एक क्वेश्चन पक्का आता है। समझ में आ गया आप लोगों को। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, जो सेलेंट फीचर्स पढ़े, जो फीचर्स पढ़े हैं उनमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन डिजाइन करके आ जाता है। जो थ्योरेटिकल नॉलेज सारी हमने ली है उसमें आसानी से कोई ना कोई क्वेश्चन बनकर आ जाए। ठीक है। बाकी मैं जो आपके टेस्ट क्रिएट करूंगा, जो टेस्ट लूंगा, आप उसको दीजिएगा। ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को। और क्या पढ़ा हमने आज अकाउंट्स के अलावा? हाँ जी, अकाउंट्स के अलावा हमने मैथ्स में लोगैरिथम। चलो ठीक। तो आज आपका घर पर जाकर पढ़ने का ड्यूटी क्या है सर? लोगैरिथम आपको जो कुछ भी यहाँ पढ़ा दिया है उसके नोट्स बनाइए। देखो सिर्फ सुनने से प्रिपेयर नहीं करना, सुनने के बाद प्रिपेयर करना और वो रजिस्टर पे नोट्स बनाएगा। जब रजिस्टर पर नोट्स बनाते हैं तो आप लेक्चर सुनने के बाद आपका जो माइंड है रजिस्टर बनाने के बाद वो माइंड की मेमोरी में चला जाता है और माइंड की मेमोरी में जाने के बाद फिर आपको याद हो जाता है। ठीक है। और बीच बीच में उसे रिवीजन भी करना जरूरी होता है। आप ऐसे करेंगे तो आपकी नॉलेज रिटेन होगी और आपका जो रूल एग्जाम्स है वो आपका डेफिनेटली क्रैक होगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक होगा। ठीक है। पढ़ना, रिवाइज करना, टेस्ट देना, ये काम जरूरी है पास होने के। ठीक है जी। थैंक यू। इससे पहले हम सब इशू ऑफ शेयर्स पर इसका थ्योरेटिकल नॉलेज सारा ले चुके हैं इससे प्रीवियस क्लास में। आज हम इसका प्रैक्टिकल अप्रोचेस पर बात करेंगे। इसमें जर्नल एंट्रीज, कुछ लेजर्स और जो एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं उन सब पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो आइए, सबसे पहले यह है कि व्हाट आर द पर्पस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। हां जी, कोई कंपनी शेयर्स इशू क्यों करती है? तो इसके पीछे रीजन है, नंबर 1, या तो कैश के लिए क्योंकि वो कैश इकट्ठा करना चाहती है, या अदर देन कैश के लिए, या कैश के अलावा वो कुछ और इकट्ठा करना चाहती है, कोई एसेट्स परचेज करना चाहती है, कोई बिजनेस परचेज करना चाहती है। सही है। ये बात है, यानी 2 तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। फॉर कैश
दो तरीके से इशू हो सकता है, एक लंपसम, जब अमाउंट आप एक ही बार में इकट्ठा सारा ले लेते हैं, और एक इंस्टॉलमेंट, जब आप इंस्टॉलमेंट में पैसे लेते हैं। अदर देन कैश, या तो आप एसेट खरीदने के लिए लेते हैं फॉर परचेज ऑफ, या आप बिजनेस एक्वायर करने के लिए लेते हैं फॉर एक्वायरिंग ऑफ बिजनेस। समझ में आया? तो अगर परचेज ऑफ एसेट्स के लिए लेते हैं तो आप एंट्री करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और अगर आप बिजनेस परचेज करते हैं तो फिर आप एंट्री करते हैं बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर कंपनी। ठीक है ना? और फिर उसके बाद वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स जो आप इशू करते हैं। अभी आएंगे उन पॉइंट्स पर। स्टूडेंट्स, इसके साथ अब जो शेयर्स दिए जाएंगे उसके टर्म्स क्या क्या होती हैं उसकी, तो अब यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द टर्म्स। तो देखिए, लमसम की 3 टर्म्स हो सकती हैं। टर्म्स की बात हो रही है। शर्तें, आप एट पार पर इशू कर सकते हो, एट प्रीमियम पर इशू कर सकते हो, एट डिस्काउंट पर इशू कर सकते हो। सेम यही केसेस इंस्टॉलमेंट के भी हो सकते हैं। ठीक है? और परचेज ऑफ एसेट्स में या एक्वायरिंग ऑफ बिजनेस में आप पहली एंट्री क्या करते हो? फर्स्ट एंट्री क्या होती है? फर्स्ट एंट्री, हाँ जी, फर्स्ट एंट्री आप करते हैं यहां पर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और यहां पर क्या एंट्री करते हैं? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है? और फिर उसके बाद आप वेंडर को क्या कर देते हैं? पेमेंट्स कर देते हैं। आप चाहें तो इससे पहले एक एंट्री और भी करते हैं। आप लोग क्या है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट में क्या करते हैं आप लोग, यहां पर लिख देता हूं, सभी एसेट्स डेबिट टू ऑल लायबिलिटीज, ठीक है, टू वेंडर। डेबिट में डिफरेंस आता है तो उसे आप गुडविल बोलते हैं, और क्रेडिट में आता है तो कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। ठीक है? और इतना करने के बाद आप चाहें तो पहली एंट्री इसकी जगह ये रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट ये कर रहे हैं तो फिर आप जब ये एंट्री करेंगे तो यहां पर वेंडर की जगह पर वेंडर के अकाउंट में जा चुका है तो बिजनेस परचेज इतने से डेबिट करा है, बिजनेस परचेज को क्रेडिट कर देते हैं। समझ में आ गया? यानी वहां पर एंट्री हो जाएगी एसेट, यानी फिर इसके बाद सेकंड स्टेप की एंट्री हो जाएगी एसेट डेबिट, गुडविल डेबिट, टू लायबिलिटीज, टू कैपिटल रिजर्व, और टू बिजनेस परचेज अकाउंट। डेबिट में डिफरेंस तो गुडविल आएगा, क्रेडिट में आएगा तो कैपिटल रिजर्व आएगा। दो में से कोई एक ही आएगा, दोनों एक टाइम पर नहीं आ सकते। क्लियर है? इसमें ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 काम करते हैं, जो मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आईपीसी ग्रुप फर्स्ट में है वो, और वो आपके कोर्स में नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जानते हैं, या जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम होगा, तो वो जानते हैं कि ये एंट्री अभी हाफ एंट्री है, क्योंकि नेचर वाइज दो तरीके के होते हैं, एक जो होता है मर्जर होता है, एक परचेज होता है। तो ये जो केस आप सीखते हैं ये परचेज का सीखते हैं। मर्जर में गुडविल और कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, वह रेवेन्यू नेचर चलता है। तो उन जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम होगा कि ये जो एंट्री है ये अभी हाफ एंट्री है, हाफ नॉलेज है। लेकिन सीपीटी में आपके इतने ही कोर्स में आप इतना ही सीखिए। ठीक है? अब आगे चलते हैं हम लोग। फॉर कैश में या तो आप लमसम इशू कर सकते हैं या आप इंस्टॉलमेंट इशू करते हैं, और अदर देन कैश में या तो आप एसेट्स खरीदते हैं या आप, और फर्स्ट एंट्री करने के बाद सेकंड एंट्री में आप क्या करते हैं बताइए? सेकंड एंट्री में आप वेंडर को क्या देंगे? ठीक है, तो यानी इशू ऑफ शेयर्स, किसको? वेंडर को।
और उसे आप तीन तरीके से दे सकते हैं, या तो आप उसे पार पर शेयर दे सकते हैं, या आप उसे प्रीमियम पर दे सकते हैं, या आप उसे डिस्काउंट पर दे सकते हैं। सही है। और इसके बाद नेक्स्ट लेवल जो आता है वो आता है फोर फीचर। क्या आता है? कॉल्स पेड इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स। ये तीन चीजें और आपको सीखनी पड़ेंगी। सब्सक्रिप्शंस, ठीक है, पहले आप इसे नोट कीजिए और उसके बाद इसे नेक्स्ट लेवल पर स्टार्ट करते हैं। अभी हम कि जब एक कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी कैश में इशू कर सकती है या अदर देन कैश में शेयर इशू कर सकती है, तो उसकी हमें गारंटीज आनी चाहिए, उसकी हमें, ठीक है। तो इसकी गारंटीज आपको सबको आती हैं, करेक्ट है? क्या मैं इसे लिख कर दिखाऊं एक बार? वो सब तो आपको आता है ना, क्योंकि जस्ट आप सब 12 से पास आउट होकर आए हैं। लेकिन ठीक है, पेपर में ना गारंटीज नहीं मांगी जाएंगी। पेपर में आपसे मांगा जाएगा, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें जो है नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए जाएंगे। पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी गुडविल आएगी या कितना कैपिटल रिजर्व आएगा। पेपर में ये क्वेश्चन आएंगे। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कॉल्स इन एरियर्स पर कितना इंटरेस्ट लेना है। पेपर में क्वेश्चन आएगा कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस पर कितना इंटरेस्ट पे करना है। पेपर में ये क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन होगा और आपको कैलकुलेट कर देना पड़ेगा। ठीक है जी, ये स्टार्ट करते हैं हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन कि एक कंपनी ने इशू करे हैं 10,000 शेयर्स, ठीक है, और उसने जो अपना शेयर की जो फेस वैल्यू 100 रुपीज है उसको इस तरीके से कॉल किया है। 1 जैन को 10 रुपीज, 1 मार्च को 20 रुपीज, 1 मई को 30 रुपीज, 1 जून को 20 और 1 अक्टूबर को 20। अब एक शेयर होल्डर जिसने अप्लाई किया है 500 शेयर्स के लिए और उसे अलॉट किए गए हैं 300 शेयर्स, तो क्या उसका कॉल्स पेड इन एडवांस है, ये देखना है। तो कैसे आप उसे कैसे चेक करेंगे? देखिए आप स्टूडेंट्स, आप समझ लीजिए कि आप ही हो वो स्टूडेंट्स। तो आपने 500 शेयर्स के लिए कितना पैसा एप्लीकेशन का भेजा था, उससे हम एप्लीकेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 रुपीज के हिसाब से कितना आ गया? 5,000। लेकिन आपको देना कितना चाहिए था? तो इससे आप एप्लीकेशन को मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो कितना आ गया? तो ये पैसा आपका क्या है? एडवांस। क्या है? अब आप एक बार बताइए कि अलॉटमेंट कितने की है, तो आपको अलॉटमेंट पर कितना पैसा भेजना चाहिए? ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो उसमें जो आपके अलॉटेड शेयर्स हैं उसको हम अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अलॉटेड शेयर कितने हैं? 300। तो कितना आ गया? तो ये एडवांस तो यहां एडजस्ट हो जाएगा ना, तो एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस ऑन एप्लीकेशन, तो वो 2,000 रुपीज एडजस्ट हो गया। तो 4,000 रुपीज आपको भेजना है। इतना पैसा आपको क्या करना है, और कंपनी को क्या मिलना चाहिए? रिसीव होना चाहिए। तो ये वो अमाउंट है जो मिलना चाहिए। तो यानी क्या आप इसे कॉल्स पेड इन एडवांस बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप देखिए ना, आप जरा वर्ड पर गौर फरमाइए। कॉल्स पेड इन एडवांस, इसमें सिर्फ कॉल्स ही डील होती हैं। क्या होती हैं? कॉल्स ही डील होती हैं इसमें। अगर आप एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट का पैसा एडवांस भेज देते हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स।
क्यों नहीं मिलेगा? अरे आपको अलॉटमेंट ही अभी ड्यू नहीं हुई, तो आपको कैसे इंटरेस्ट मिल जाएगा? इसलिए ये वाला जो है इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते। एप्लीकेशन से अलॉटमेंट के बीच का जो डिफरेंस होता है डेट्स में, उस पर इंटरेस्ट कभी कैलकुलेट नहीं किया जाता। एक कंपनी जो इंटरेस्ट पे करेगी वो कब से करेगी? वो कॉल कर देगी, इस पर इंटरेस्ट पे करने के लिए वो जिम्मेदार है, इस पर इंटरेस्ट पे करने के लिए वो जिम्मेदार है, इस पर इंटरेस्ट पे करने के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि जो पैसा 1 अक्टूबर को आना था वो कब आया? जो पैसा 1 जून को आना था वो कब आया? जो 1 मई को आना था वो कब आया? तो इस इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट ले सकती है, यानी इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? ये कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। समझ में आ गया? तो इस तरीके से इस पर इंटरेस्ट होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स पेड एडवांस नहीं बनता है। अगर ऑप्शंस में निल लिखा हुआ है तो निल को आप टिक करेंगे, सही है, या नॉट एलिजिबल को टिक करेंगे, सही है, ठीक। अभी हम इस क्वेश्चन को रीडिजाइन करेंगे, दोबारा से मैं इसे रब करने वाला हूं और फिर से एक नया क्वेश्चन है और उसमें हम कॉल्स पेड एडवांस निकालेंगे, ठीक है ना, और उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। आप इसे कॉपी कर लीजिए एक बार। देखिए मैं फिर से एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। अभी पिछला क्वेश्चन में हमने देखा कि उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं बनता था, और अब देखिए इंटरेस्ट बनता है नहीं बनता है, अब यही देखना है। किसी कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे हैं और कोई मिस्टर ए है, उसने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और उनको अलॉट किए गए हैं 400 शेयर्स। तो अब ये बताना है कि क्या इन्हें इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहला। दूसरा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या ये इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। स्टूडेंट्स 900 शेयर्स के लिए इन्होंने पैसा भेजा, कितने के लिए? तो जो मनी इन्होंने भेजा है वो भेजा है 900 शेयर्स के लिए। एप्लीकेशन मनी 30 रुपीज से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाता है? 27,000। और जबकि इनको भेजना कितने के लिए चाहिए था, बताइए? भेजना चाहिए था कितने के लिए? हाँ जी, तो जबकि अलॉटेड शेयर जो हैं उसकी एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है? अलॉटेड है 400, तो ये पैसा क्या हो गया? एडवांस ऑन एप्लीकेशन। ये हो गया जी एडवांस ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। अब एडवांस ऑन एप्लीकेशन अगर 15,000 हो गया है तो अब मुझे ये देखना है कि अब आगे क्या होगा। आइए इनका अलॉटमेंट का अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट टू बी ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है जी? अब इनको कितने पैसे, कितने के लिए पैसा भेजना है और कितने पैसे भेजने हैं, और इनका एडवांस कितना है? तो क्या इन्हें भेजना पड़ेगा? तो इट मींस अलॉटमेंट इज ऑलरेडी रिसीव्ड। पहले से मिल चुकी है अलॉटमेंट, तो कब मिल चुकी है? ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर मिल चुका है। तो अब अगर इस पैसे को मैं एडजस्ट कर दूं तो बाकी पैसा कितना हुआ? तो इसका मतलब सरप्लस मनी ऑन अलॉटमेंट टू बी एडजस्टेड फॉर कॉल्स या ऑन कॉल्स, वो कितना है? 15,000 एडवांस माइनस 8,000 जो अलॉटमेंट का पैसा बनता है, तो कितना हो गया?
ये हो गया कॉल्स पेड इन एडवांस। क्या हो गया ये? अब कंपनी इस पर इंटरेस्ट पे करेगी। कितना इंटरेस्ट पे करेगी? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा हुआ होता है। कहां लिखा हुआ होता है? तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो इंटरेस्ट कॉल्स पेड इन एडवांस या कॉल्स इन एरियर्स कहां पर मेंशन्ड होता है? तो आंसर है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। कहां पर मेंशन्ड होता है? और अगर मेंशन्ड नहीं है, ठीक है, इफ नॉट मेंशन्ड, अगर मेंशन नहीं है, हाँ जी, देन टेबल ए अप्लाइड। टेबल ए इज, अब आप कहेंगे सर ये टेबल ए क्या है? आप बताइए। टेबल ए एक रेडीमेड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है बच्चों, समझ में आ गया? कंपनी एक्ट में आपको जब कंपनी एक्ट चल रहा होता है तो उसके पीछे क्या मिलते हैं आपको? शेड्यूल्स। तो शेड्यूल्स के साथ में ये टेबल्स भी होती हैं, टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, अलग अलग कैटेगरीज के लिए, कंपनीज के लिए होता है। तो उसमें एक टेबल ए होती है बाय डिफॉल्ट, कि जिस कंपनी ने आर्टिकल एसोसिएशन नहीं बनाया है तो उसके लिए टेबल ए ऑलरेडी बनी हुई है, फिर उसका आर्टिकल एसोसिएशन ऑटोमेटिकली टेबल ए इंपोज हो जाएगा। टेबल ए में जो जो कंडीशंस लिखी हुई हैं वो सब आपकी कंपनी पर अप्लाई हो जाएंगे। अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो आप अपना आर्टिकल एसोसिएशन ड्राफ्ट कीजिए। समझ में आ गया? आपने अपना आर्टिकल एसोसिएशन ड्राफ्ट किया पर कुछ पॉइंट्स लिखने भूल गए, तो फिर उस पॉइंट्स के लिए क्या अप्लाई हो जाएगा? इंडियन कंपनी एक्ट। जैसे पार्टनरशिप में कुछ चीजें भूल गए तो वो चीजें उन पर क्या अप्लाई हो जाएगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। जो लिखा है वही फिर रूल हो गया। ऐसे ही अगर आप अपने आर्टिकल एसोसिएशन में कोई चीज लिखना भूल गए हैं या जानबूझ के नहीं लिखी है तो इसको बोला आप विलिंग है, आप वही रूल्स चाहते हैं जो टेबल ए में लिखे गए। तो टेबल ए में लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टेबल ए कॉल्स पेड इन एडवांस पर कितना जाएगा? देखिए देना ज्यादा है लेना कम है, ऐसे याद रखें, ठीक है? तो कॉल सीनियर पर मिलेगा कम 5% पर एनम, और इस पर 6% पर एनम आपको पे करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई? अब हम इस 7,000 रुपीज का क्या निकालने जा रहे हैं? इंटरेस्ट। तो आप ये देखिए कि यहां पर कितना अमाउंट बनता है, तो देखें जरा, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल कितना होना चाहिए? 400 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का 10 रुपीज। क्या देख रहे हैं आप? अच्छा, 400 इंटू 10 4,000 रुपीज आ जाएगा। यानी इसका मतलब यह है कि 7,000 में 4,000 तो वहां पर अप्लाई हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि 4,000 आउट ऑफ 7,000 will be applied on first call, and balance रुपीज कितना? 3,000। अब साइन चेंज हो जाता है ना, तो पुरानी आदत है। बैलेंस रुपीज 3,000 वो कहां पर अप्लाई होगा? सेकंड कॉल पर, ठीक है? अब देखिए ये जो फर्स्ट कॉल है, ये फर्स्ट कॉल है, इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो अमाउंट आपने 1 मई को भेजना था वो आपने कब भेज दिया? 1 जनवरी को। पर कंपनी जो मानेगी वो कब से मानेगी? 1 मार्च को। तो इंटरेस्ट जो बनेगा वो कितना बनेगा? तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स पेड इन एडवांस कितना बनेगा? तो ऑन फर्स्ट कॉल मनी, ऑन सेकंड कॉल मनी। फर्स्ट कॉल मनी कितना एडवांस है बताइए? 4,000। और सेकंड कॉल मनी कितना एडवांस है? 3,000।
कितना पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%। इसे कितने मंथ के लिए मिलेगा? देखिए इसके लिए मिलेगा मार्च से मई के लिए। मार्च, अप्रैल और मई नहीं, क्योंकि मई का स्टार्टिंग है। अगर मई 30 होता तो मई भी काउंट करते। तो कितने महीने हो गए? तो 2 महीने के लिए इंटरेस्ट मिलेगा यहां पर। ठीक है जी। और यहां पर ये पेमेंट कब आनी थी और आ गई कब? तो मार्च, अप्रैल, मई और जून के लिए नहीं मिलेगा। जून की स्टार्टिंग है 1 तारीख को। जून अगर 30 होता तो जून भी काउंट करते। तो कितने महीने हो गए? तो 3 मंथ का हो गया। और अब आप इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके मुझे जल्दी से बताओ। ठीक है, देखता हूं किसकी स्पीड सबसे ज्यादा तेज है। तो आपने बताया इसका कितना बताया? 40 रुपीज। देखो कहीं गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, और इसके बाद ये कितना आया? 40। अच्छा, तो टोटल कितना आ गया? तो 85 रुपीज इनका इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना आ गया, अब इसकी गारंटीज भी आनी चाहिए। तो अब मैं इसकी गारंटीज कराने जा रहा हूं। ठीक है, गारंटीज मैं इसे रब कर दूं? अभी नहीं, 1 मिनट दे दूं? चलो 1 मिनट आपको दिया। हूं, देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको अब सिखाने वाले हैं जर्नल एंट्रीज। क्या सिखाने वाले हैं? और जर्नल एंट्री किसकी? कॉल्स पेड इन एडवांस की। जर्नल एंट्रीज में इंटरेस्ट जो होगा वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? देखिए, अगर ये कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है तो इसे डेबिट होना चाहिए, और अगर ये कंपनी के लिए इनकम है तो इसे क्रेडिट होना चाहिए। रूल्स आप जानते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स होते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इसका नेचर कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को तो आप नॉमिनल नेचर बोलेंगे। तो अब ये कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है तो एक्सपेंसेस हो गया, तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो इंटरेस्ट को आपने क्या करा? ड्यू। तो इसे बोलते हैं ड्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स पेड इन एडवांस। क्या बना जी? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स पेड इन एडवांस टू। अब किसको देंगे? ठीक है, अब किसको देंगे हम? तो ये उसको देंगे जिस आदमी ने हमारे को पेमेंट करी है। ठीक है, और उस आदमी का नाम कहां लिखा हुआ होता है? उसका जो नाम है वो लिखा हुआ है हमारे एक ऐसे रजिस्टर में, जिस रजिस्टर को हम बोलते हैं रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स। रजिस्टर ऑफ, इसके अलावा एक रजिस्टर और भी होता है, रजिस्टर ऑफ सन्ड्री मेंबर्स। तो मेंबर्स और शेयर होल्डर ऑलमोस्ट एक ही बात है, लेकिन जब आप कंपनी लॉ में जाएंगे तो आप पाएंगे कि मेंबर्स अलग होते हैं और शेयर होल्डर्स अलग होते हैं। शेयर होल्डर का मतलब जरूरी नहीं है कि वो मेंबर हो। ठीक है ना? तो आप ये केसेस आप बाद में जाकर जब कंपनी लॉ स्टडी करेंगे तब आपको पता लगेगा। तो 2, फिलहाल आप अकाउंटेंसी लेवल पर, सीपीटी लेवल पर आप इसे सन्ड्री मेंबर के नाम से लिखते हैं, तो मैं वही लिखवाता हूं आपको, 2 सन्ड्री मेंबर्स। और अगर आपको मालूम है कि वो मेंबर नहीं है तो आप यहां पर 2 सन्ड्री शेयर होल्डर्स के नाम से लिख सकते हैं। नरेशन में उसका नाम लिख देंगे जो वही उस आदमी का नाम है, और आप यहां पर 85 और 85 लिख देंगे। क्लियर हो गया? और इसके बाद फिर आप क्या करेंगे? हाँ, तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो अकाउंट बच्चों यहां डेबिट करा है वो क्रेडिट कर देंगे। सन्ड्री मेंबर्स डेबिट टू बैंक। और ये इंटरेस्ट नॉमिनल नेचर का है, तो जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तब ये P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये इंटरेस्ट है, ये क्या है, और ये क्या हुआ? चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ। तो तब आप इसको
P&L अकाउंट के स्टेटमेंट में भेज देंगे। रिवाइज शेड्यूल 6 पढ़ा दिया ना, तो अब स्टेटमेंट ऑफ P&L में भेज देंगे। तो अभी अभी इंटरेस्ट को क्या गिरा था आपने, डेबिट, तो इसे भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अब इसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल पेड इन एडवांस क्रेडिट, डेबिट कौन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस नाम से नहीं दिखाया जाता, फाइनेंस कॉस्ट के नाम से दिखाया जाता है। किसके नाम से, ये तो जो हम स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाएंगे तो उसके नीचे हम जो नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं उसमें इसको रेफर करना पड़ेगा। उसमें जितने भी हमारे इंटरेस्ट कॉस्ट है सबको ऐड कर देंगे, वो टोटल फाइनेंस कॉस्ट बन जाएगा और उस फाइनेंस कॉस्ट को फिर हम ऊपर शो करते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमने आज अभी ये फिनिश करा कॉल्स पे एडवांस का प्रोसीजर। अब क्या कोई डायरेक्टर्स के पास पावर होती है कि वो किसी भी शेयर होल्डर का इंटरेस्ट बढ़ा सके या माफ कर सके? तो देखिए, कॉल्स इन एरियर्स में डायरेक्टर्स के पास पावर होती है कि वो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स को माफ कर दे। क्या इंटरेस्ट कॉल्स पे एडवांस का जो इंटरेस्ट है वो कम किया जा सकता है या ज्यादा किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। मैंने अभी बताया कि अगर आप आर्टिकुलेशन में कोई भी आप इसके लिए बना लेते हैं तो वो एज इट इज अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसे उतारिए और इसके बाद हम कॉल्स इन एरियर्स का ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा, इसकी गारंटीज आती है आप लोगों को कि इसकी गारंटीज कैसे एडजस्ट करेंगे? जब भी पैसा आपके पास आया तो क्या गारंटी एडजस्ट कर सकते हैं आप? वो भी करते हैं अभी हम, उसे भी सिखाना जरूरी है, उसे भी सीखो स्टूडेंट्स। अगर आप उसे नहीं सीखोगे तो फिर आगे जाकर भी दिक्कत रहेगी और CBT में भी दिक्कत रह सकती है। ठीक है, नॉलेज को पूरा लेना सीखो, ठीक, उसे पार्शियल मत पाओ, एब्सोल्यूट पाओ कि जो मुझे मालूम है वो दुनिया की किसी भी किताब में से देखा हो वो वैसे ही लिखा होगा। तो ऐसी इसे कहते हैं एब्सोल्यूट नॉलेज। और एक क्या होती है, पार्शियल नॉलेज, शायद शायद शायद। तो वहां पर क्या होता है कि जब आप कहीं पर बात कर रहे होते हैं अपनी, तो आपकी नॉलेज में क्या है, वहां पर क्या क्रैक्स है, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है आपको अलाउ नहीं करता बात को ठीक से बोलने के लिए। ठीक है, तो आप वहां पर अपनी पोजीशन को ठीक से नहीं रख पाते। हालांकि कई बड़े बड़े महारथी होते हैं, उनकी बात में लूज पोल है, क्रैक्स है, तब भी वो बड़े बात को बड़ी इफेक्टिव वे में बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी अपने आप में कम्युनिकेशन पावर कहलाती है। लेकिन नॉलेज जिस बच्चे को होगी, कम्युनिकेशन पावर उसमें अपने आप ही आ जाती है, क्योंकि उसकी नॉलेज बेस्ड होता है। एब्सोल्यूट नॉलेज होगी, अगर कम्युनिकेशन पावर कम है तो जब वो अपनी नॉलेज को डिलीवर करेगा तो कम्युनिकेशन वैसे ही इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना। एप्लीकेशन, ठीक है जी, मैं ऐसा लिख दूं चल जाएगा, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आप नोन है 12th क्लास के। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आपके पास आया हुआ, इधर देखिए, इशू कितने करे थे, लेकिन इसने कितना पैसा फालतू दिया है, तो इसने जो है 900 शेयर के लिए अप्लाई किया था। तो इसका मतलब आप ये मानिए कि ओवर सब्सक्रिप्शन चला आ रहा है। या मुझे लिख देना चाहिए कितने सब्सक्राइब्ड हुआ, तो आइए हम लिख देते हैं सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब मैं कर देता हूं 11,000 शेयर्स। कितने कर देता हूं? तो अब क्या हुआ कि इसका मतलब यह है कि बाकियों को क्या करा गया है, जो रिमेनिंग है रिजेक्टेड कर दिए गए हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में। तो इसका मतलब जो 11,000 है, आप उनको दो कैटेगरी में ले लो, एक मिस्टर ए, ठीक है, ये वाले, और एक बाकी सभी। मिस्टर ए ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा, तो बाकी कितने बच गए? अब ध्यान दीजिए, ये है अप्लाई, ये क्या है, ये अप्लाइड है, और इनको आपने कितने अलॉट करे, इनको करे आपने 400, इनको आपने कितने करे? तो अब इनको क्या आप इसमें से 10,000 शेयर्स अलॉट कर सकते हैं? क्योंकि टोटल जो अलॉटमेंट होनी चाहिए
वो तो 10,000 शेयर्स की होनी चाहिए, और आप 400 पहले से ही अलॉटेड कर चुके हैं, तो इनको कितने की करेंगे आप? ठीक है, तो ऐसी हालत में कितने ऐसे लोग हैं जिनको अलॉटमेंट नहीं मिल पाई, और इन 500 को क्या बोला वो? तो ये 500 क्या हो गए? रिजेक्टेड। समझ में आया? यानी कि आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि इस क्वेश्चन में अप्लाइड शेयर्स कितने हैं? अप्लाइड शेयर्स 900 है और 10,100 है। तो अलॉटेड कितने हैं? इसको कितने करे हैं? इसको हमने करे हैं 400। तो इसको कितने अलॉट करेंगे? देखिए, हम 10,000 से ज्यादा तो अलॉटमेंट कर ही नहीं सकते, जबकि हमारे पास अप्लाइड शेयर्स आ गए हैं 11,000। तो अब हम कितने अलॉटमेंट कर सकते हैं? 9,600। तो यहां पर प्रोराटा लग गया, पर क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि जो बाकियों को अलॉटमेंट किया गया है वो प्रोराटा बेसिस पर किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी रह जाएंगे फालतू, उनको रिजेक्ट करना है। तो इसका मतलब 9600 हम किसको देंगे? हम 9600 को देंगे। ठीक है ना? तो अब बाकी कितने बच गए इसमें, तो उसको हम क्या देंगे? समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस तरीके से ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई। अब इसकी गारंटी बनानी है अब हमने, तो इसकी गारंटी बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में तो सब लोगों ने पैसा दिया है, तो 11,000 इंटू 30 रुपीज, 11,000 इंटू, और फिर दूसरी एंट्री क्या बन जाएगी? ये जितने से डेबिट है उतने से क्रेडिट कर दो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और इसके बाद जो पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर होना है उसे आप शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर कीजिए, और जो अलॉटमेंट से फालतू है उसे क्या भेजेंगे? कॉल्स पेड इन एडवांस। ठीक है, आप सारा पैसा कॉल्स पेड एडवांस में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बाद में अलॉटमेंट में वहां से एडजस्ट कर लीजिएगा। ये भी ठीक इफेक्टिव रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं, पर इंटरेस्ट पे करते समय आप उस पर इंटरेस्ट पे ना करें। ठीक है, अब शेयर एप्लीकेशन कितने से हो जाएगा? शेयर कैपिटल में जितना इशू करते हैं उतना ही होता है। इशू 10,000 है तो 10,000 इंटू 30। बैंक अकाउंट में जितना पैसा वापस लौटा दिया 500 इंटू 30। अलॉटमेंट में जितना पैसा हम अलॉटमेंट के नाम पर रख सकते हैं, जो मैंने वर्किंग नोट मिटा दिया था, उसमें लिखा हुआ था कि टोटल एडवांस में से कितना पैसा एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पर, वो कितना था? 8,000 रुपीज। याद आया? तो 8,000 रुपीज यहां आ जाएगा, और कॉल्स पे एडवांस कितना आ जाएगा? 7,000 रुपीज। कितना आ जाएगा? तो इस तरीके से सेकेंड एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। करेक्ट है? अब इसके आगे मैं चलने जा रहा हूं, आप इसे जरा कॉपी कीजिए और फिर इसे रब करके मैं इसके अब क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूं। अब इसके बाद इससे हम आगे चलते हैं। और इससे नेक्स्ट एंट्री जो थर्ड एंट्री होगी वो अलॉटमेंट ड्यू की होगी। किसकी होगी? अच्छा, अलॉटमेंट पर पैसे ट्रांसफर करने, जो यहां पर है एक सिस्टम और भी होता है कि अलॉटमेंट ड्यू के बाद प्रैक्टिकली जब हम कंपनी में जॉब करते हैं और जब गारंटी बना रहे हो तब अलॉटमेंट को यहां ट्रांसफर न करके तभी करते हैं, क्योंकि अभी अलॉटमेंट कंफर्म नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन जब हम स्टूडेंट टाइम में हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करने जा रहे हैं आप? अलॉटमेंट ड्यू। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, और फिर ऐसी हालत में अलॉटमेंट ड्यू कितने से करेंगे? जितने हमने इशू करे हैं। इशू कितने करे हैं? और कितना पैसा आपके पास आना चाहिए? 20 रुपीज आना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं ड्यू क्या होता है सर? ड्यू का मतलब है जितना पैसा हमारे को आना है हम उसको ड्यू कर रहे हैं, हम उससे डेटर्स बना रहे हैं। ठीक है, कि भाई मेरे पैसा इतना पैसा आना चाहिए, ये मेरे डेटर्स हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद जब एक्चुअल पैसा आता है तब हम उसे लिखते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, देखिए कितना अमाउंट है इसका? क्या 2 लाख रुपीज आएंगे मेरे पास? नहीं आएंगे। बताओ क्यों नहीं आएंगे? तो माइनस एडवांस फॉर अलॉटमेंट।
जो कि कितना है, जो ये जो 8,000 रुपए हैं ये नहीं आएंगे। तो अब लेकिन जब आप शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर करेंगे तो वो पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास तो पूरा पैसा आया है ना। तो जो डिफरेंस कम हो गया वो 8,000 रुपीज से कम हो गया, क्योंकि ये कितना है, बैंक अकाउंट डेबिट 1,92,000। तो इसलिए 8,000 रुपीज से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा वो अकाउंट जिस अकाउंट में ये पैसा है। ठीक है, अच्छा सॉरी, मैंने शेयर कैपिटल लिख दिया, शेयर अलॉटमेंट आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट लिख देंगे हम। जितने से ड्यू करा था उतने से रिसीव हो गया, यानी हमारे डेटर्स क्या हो गए, खत्म हो गए। तो अब ऐसी हालत में अब बैंक में तो उतना पैसा कम आ गया, तो वो जो कम डिफरेंस है वो 8,000 रुपीज का आ गया, तो डेबिट करना पड़ेगा 8,000 अमाउंट को। अब 8,000 अमाउंट को जो डेबिट करा वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करें, वो उसी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जिस अकाउंट में क्रेडिट किया था। क्रेडिट अगर आपने कॉल्स में एडवांस में किया था तो कॉल्स में एडवांस को डेबिट करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमने शेयर अलॉटमेंट में कर दिया है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है यहां तक। और फिर इसके बाद अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर से ही ड्यू करेंगे, 10 रुपीज से ड्यू करेंगे, तो 10,000 रुपीज इंटू 10 फर्स्ट कॉल। लेकिन क्या 1,00,000 रुपए जो इसका मल्टीप्लिकेशन है ये आपके पास आएगा, ये आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास कॉल्स में एडवांस में 7,000 रुपीज हैं। तो इसमें फर्स्ट कॉल का भी पैसा है और इसमें, तो जितना फर्स्ट कॉल का पैसा है उतना कम आएगा। तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट जो 1,00,000 रुपए आप सोच रहे हैं उसमें माइनस कॉल्स पेड इन एडवांस, और वो है कितना, 4,000 रुपीज। लेकिन आप शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को कितने से क्रेडिट करेंगे, जितने से डेबिट करा था, तो यानी पूरे, तो डेबिट में कितने का डिफरेंस आ गया, तो इसे क्या लिखूं, कॉल्स पेड इन एडवांस। अब जरा गौर फरमाइए, इसके बाद सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, तो 7th एंट्री क्या होगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और कितने से होगी, ये सेकंड कॉल है ना। और फिर उसके बाद जो 8th एंट्री होगी सेकंड कॉल रिसीव की, वो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, उसमें कॉल्स में एडवांस माइनस हो जाएगा। कितना कॉल्स में एडवांस है अभी, 3,000 रुपए, क्योंकि 4,000 रुपए तो आपने फर्स्ट कॉल पर रिड्यूस कर लिए 3,000, तो 3,000 रुपीज वहां पर कम आएंगे, तो 3,000 से आपको कॉल्स में एडवांस डेबिट करना पड़ेगा। और फिर सेकंड कॉल पर जाने के बाद आपका कॉल्स में एडवांस का ये जो अकाउंट है ये फिनिश हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। आपने एक बार किया क्रेडिट और 2 बार किया डेबिट। आपने एक बार किया क्रेडिट 7,000 से और आपने 2 बार करा क्रेडिट, एक बार 4,000 से और एक बार 3,000 से। तो जो फाइनल कॉल की एंट्री है वो जितने से ड्यू होगी उतने से ही रिसीव होगी, क्योंकि वहां कोई कॉल्स में एडवांस नहीं है। सही है, अच्छा। और जब वो सब एंट्री हो जाएंगी तो आखिर में फिर 2 एंट्रीज और होंगी जो हम पहले आपको पढ़ाई थी, इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स में एडवांस ड्यू करेंगे और पेड करेंगे, और फिर लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। समझ में आ गया, ये टोटल क्वेश्चन विद फुल जनरेटीज आपको मैंने टीच किया। इसे एक बार घर पर जाकर रिवाइज जरूर करना, ठीक है।